सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज वी हैव डन विद द 8th टॉपिक, दैट इज हेड्स ऑफ इनकम हमारा हो गया है, क्लबिंग ऑफ इनकम हमारा हो गया है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी हम लोग ने देख लिया कि अगर मेरा लॉस हुआ रहेगा तो हम लोग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हम लोग कैसे करते हैं वो भी हम लोग ने देख लिया। सो टुडे हम लोग को जो नेक्स्ट देखना है दैट इज डिडक्शन। यहाँ पे आपके पास टैक्स डिडक्शन है। जैसे कि मेरे को इनकम होता है ना, टैक्स में इनकम कैसे होता है, इनकम टैक्स। जैसे गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आपको इनकम हो रहा है तो हम लोग आपको डिडक्शन भी दे रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी इनकम में से अपना डिडक्शन माइनस करो तो आपको ये बेनिफिट है, ये टैक्स बेनिफिट है आप बोल सकते हो। बिकॉज हम लोग आपको डिडक्शन दे रहे हैं मतलब क्या होगा, आपको आपके एक्सपेंसेस जो भी किए होंगे आपने वो सब आपको यहाँ से माइनस करने मिलेगा। तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स आपको कम लगेगा, तो ये आपका बेनिफिट ही हुआ। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि टैक्स डिडक्शन कितने टाइप्स के हैं, कितने कितने डिडक्शन हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है जो हम लोग को गवर्नमेंट ने दिया हुआ। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे टैक्स डिडक्शन। दैट इज फर्स्ट सेक्शन 80C। यहाँ पे आपके पास सेक्शन है 80C का, वो बोल रहा है कि आपके पास लिमिट है 1,50,000 का। मतलब 80C करके एक है, सी स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन। आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ, एक्चुअल में भी इसको कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं बट याद रखने के लिए मैं आपको बताऊंगी 80C कैसे याद रखना है। सो सेक्शन 80C, सी इज फॉर कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल है, मतलब जो भी एसएससी है जिसका हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो पर्सन का इनकम उसका ले रहे हैं तो एक्सपेंसेस भी उसी के माइनस होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वही बोला गया कि कोई भी अगर पर्सन है, अगर उसका आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो अगर उसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, सो 80C के अंदर लिस्ट है हमारे पास, अगर वो पर्सन ने उसमें से किधर भी अगर उसने कंट्रीब्यूशन किया रहेगा तो हम आपको यहाँ पे डिडक्शन दे रहे हैं। तो ये आपका टैक्स डिडक्शन हो जाएगा। मतलब टैक्स में से उतना सा थोड़ा सा अमाउंट आपको माइनस करना है, मतलब टैक्स डिडक्शन बोला है इन्होंने, बट नॉर्मली वो क्या हो रहा है, आपकी इनकम का डिडक्शन हो रहा है। तो इनकम डिडक्शन हो रहा है तो नॉर्मली कैलकुलेशन जब होगा तो टैक्स का डिडक्शन मानेंगे। तो आपका जो भी ग्रॉस टोटल इनकम होगा, मतलब ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा ये किधर से माइनस करना है। ये आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम का टोटल लेना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल से मिस्टर रॉय है, अभी जो हम लोग ने यहाँ पे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था लास्ट पॉइंट, वहां पे क्या हो रहा था, मिस्टर रॉय जो है उसने क्या किया, उसके पास प्रॉफिट्स थे, इनकम फ्रॉम सैलरी भी था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी है। सो उसके बाद बहुत सारे इनकम्स थे। तो हम लोग को क्या करना है, जितना भी इनकम होगा ना सब एड ऑन करना है। लास्ट में से जब एड ऑन किया तो उसको बोलते हैं ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। उसमें से आपको यहाँ पे सेक्शन जो भी रहेगा दैट इज टैक्स डिडक्शन जो आपको मिल रहा है वो हम आपको माइनस करने देंगे। फर्स्ट जो है दैट इज सेक्शन 80C। तो सी स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन आप बोल सकते हैं। सो अगर कोई भी इंडिविजुअल ने जो एसएससी जिसका हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर उसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो 1,50,000 तक का आपके पास अमाउंट है, मैक्सिमम आप इतना ही माइनस कर सकते हैं। टोटल टोटल की बात कर रहे हैं, मतलब हाँ, देखते हैं हम लोग उसके अंदर क्या क्या आता है। सो इतनी सारी चीजें उसके अंदर आती है। अगर कोई भी पर्सन है जिसका इंडिविजुअल हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस अगर पे प्रीमियम पे किया होगा, LIC जिसको हम लोग बोलते हैं, उसने लाइफ इंश्योरेंस पे किया है, उसने अपना पे किया हो, स्पाउस का पे किया हो, बच्चे लोग का पे किया हो, मेंबर्स में किसी का भी पे किया हो, सो हम आपको 80C से माइनस करने देंगे। समझ में आया? मतलब अगर एसएससी जिसका हम लोग चेक कर रहे हैं उसका अगर आपको किधर भी दिख रहा है कि उसने LIC प्रीमियम पे किया है, तो LIC प्रीमियम पे करना इट्स माय एक्सपेंसेस। तो जब मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है तो मैं यहाँ से आपको माइनस करने दूंगी। इनकम में से एक्सपेंसेस नॉर्मली माइनस होता ही है। तो ये प्रीमियम जो मैंने पे किया है दैट्स माय एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस आपको हमेशा माइनस करने मिलेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला है ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बोला है ऑन ओन कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। पीएफ इज प्रोविडेंट फंड। मतलब अगर कोई भी पर्सन, पीएफ का नाम सुना है आपने कभी कहाँ पे भी? हेलो एवरीवन, सुना है आप लोगों ने? इनकम फ्रॉम सैलरी। यस, इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोग ने पीएफ का पूरा चार्ट देखा था।
वो पूरे चार्ट में हम लोग ने बहुत सारे नाम देखे थे, जैसे कि एक एसपीएफ होता है, दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये हम लोग ने पूरा चार्ट देखा था। अगर कोई भी एम्प्लॉय ने या फिर कोई भी एसएससी ने खुद का कंट्रीब्यूशन किया रहेगा, हम लोग वहां पे क्या करते थे, इनकम फ्रॉम सैलरी का जब कैलकुलेशन करते थे तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, यस इनकम है हमारा, टैक्सेबल बता देते थे। लेकिन जब मैंने खुद का कंट्रीब्यूशन किया है, इट्स नेवर टैक्सेबल। लेकिन टैक्सेबल तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंसेस है, इनकम तो है ही नहीं। तो इनकम पे टैक्स पे करना है हमको, ये मेरा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आपको एटीसी में माइनस करने मिलेगा। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट अभी तक देखा, दैट इज फर्स्ट इज एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया होगा, आपने खुद का पे किया हो, स्पाउस का पे किया हो, बच्चे लोग का पे किया हो, किसी का भी पे किया हो, आपको यहाँ से माइनस करने मिलेगा। ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, प्रोविडेंट फंड ने आपने आपने खुद का कॉन्ट्रीब्यूट किया रहेगा, आपको माइनस करने मिलेगा। नेक्स्ट इज एनएससी। एनएससी इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक शेयर्स है, आप अगर आपने परचेज किया है इसका शेयर्स, या आपको इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट है, तो आपको दोनों यहाँ से माइनस करने मिलता है। अगर आपने शेयर्स परचेज किया है, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का ही अगर आपने परचेज किया है, तो वो जो एक्सपेंसेस किया है हम आपको एटीसी से माइनस करने दे रहे हैं। और अगर आपने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, अगर वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी उसका भी डिडक्शन आप यहाँ से ले सकते हो। मतलब पहले क्या बताने का, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी टाइप का जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो पहले आप उसको टैक्सेबल बताओ, दैट इज इंटरेस्ट ऑन एनएससी, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मेरे को इंटरेस्ट आया है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से, उसको आप टैक्सेबल बताओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और उसका एग्जाम्पशन आप क्या लोगे, एटीसी में आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। समझ में आया, क्लियर हुआ आप लोगों को? मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसका अगर आपने परचेस किया होगा, या तो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ रहेगा, दोनों आपको यहाँ से डिडक्शन में माइनस करने मिलेगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज ट्यूशन फीस। मतलब अगर एम्प्लॉय ने ट्यूशन फीस, कोई भी पर्सन जो एसएससी जिसका इनकम टैक्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसने ट्यूशन फीस पे किया है, बट मैक्सिमम 2 बच्चे लोग का आप पे यहाँ से माइनस कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपने ट्यूशन फीस पे किया है तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। ट्यूशन फीस मतलब वो जो अपने बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजा, वो नहीं है। नॉर्मली वो कॉलेज वगैरह में, इंस्टीट्यूट वगैरह में जब आप पढ़ने जा रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह होता है, जैसे अपना चल रहा है, तो वो लोग यहाँ पे ट्यूशन फीस भी लेते हैं। कभी रिसिप्ट वगैरह आप देखोगे तो वहाँ पे आपको नॉर्मल फीस होता है, एक फिर ट्यूशन फीस भी होता है, वो सब एड ऑन करके होता है। तो वहाँ पे जो ट्यूशन फीस है ना, वो आप माइनस कर सकते हो यहाँ से। बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। रियल लाइफ में अगर आपने बच्चे को ट्यूशन भी भेजा रहेगा, या स्कूल में ट्यूशन फीस लिया रहेगा, या कुछ भी ट्यूशन फीस लिया रहेगा, हम माइनस कर देते हैं। रियल लाइफ की बात करें, लोग कर देते हैं। सीए भी बोलता है हाँ कर दो, चलिए माइनस कर दो, चलिए। मैक्सिमम 2 बच्चों का आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आपके पास 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों का आप ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, तो एक का तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, 2 का खर्चा हम लोग यहाँ से माइनस करने दे रहे हैं। नेक्स्ट बोला है प्रिंसिपल अमाउंट पेड ऑन हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट आप कहाँ से माइनस करते हो, याद है कुछ? अगर मैंने घर लोन पे लिया है और इंटरेस्ट पे किया है, तो वो कहाँ से मैं माइनस करती हूँ? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन 24B में हम लोग माइनस करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर मैंने घर लोन पे लिया है तो इंटरेस्ट में वहां माइनस करती हूँ, लेकिन जो प्रिंसिपल का खर्चा होगा, तो जब मैंने घर खरीदा है या कंस्ट्रक्शन किया है तो उसके पीछे रीपेमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट्स होता है, तो वो सब जो भी होगा आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया होगा, एटीसी में आपको माइनस करने मिलेगा। समझ में आया? एंड लास्ट इज, अगर आपने कोई भी बैंक में या फिर कहाँ पे भी फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द फिक्स डिपॉजिट फॉर द 5 ईयर्स, हाँ मोर देन 5 ईयर्स की बात चल रही है, 5 ईयर्स भी चलेगा या मोर देन 5 ईयर्स रहेगा, लेकिन शेड्यूल बैंक होना चाहिए। बैंक जो होना चाहिए वो आपका शेड्यूल बैंक होना चाहिए। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट, नॉर्मली ना कभी भी आप देखोगे ना, फिक्स डिपॉजिट कोई 5 साल तक करता नहीं है, तो उसको एटीसी में हम लोग कंसिडर ही नहीं करते। अगर किसी ने किया रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, बट नॉर्मली क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि 5 ईयर्स का आपको जो अमाउंट होता है, परसेंटेज होता है ना, बहुत कम होता है। कि वो लोग के जो बैंक्स में ऑफर्स होते हैं फिक्स डिपॉजिट अगर आपको करना है, तो नॉर्मली वो लोग के डेज होते हैं 444 डेज, 555 डेज, 666 डेज, या फिर 3 साल तक करो, 2 साल तक करो, तो हम लोग आपको इतना परसेंटेज देंगे। एक साथ इतने टाइम तक कोई भी फिक्स डिपॉजिट नहीं कराता है। कराएगा तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में, तो आप अपने इनकम टैक्स में से ये डिडक्शन माइनस कर सकते। कौन सा देखा हम लोग ने? एटीसी के अंदर 1,50,000 तक का डिडक्शन आप ले सकते हो, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ,
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का परचेज भी चलेगा और इंटरेस्ट भी चलेगा, दोनों चलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ट्यूशन फीस देखा हमने, प्रिंसिपल अमाउंट पेड ऑन हाउसिंग लोन, अगर आपका घर लोन पे है तो उसका इंटरेस्ट तो हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से माइनस करते हैं, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आपको 80C से माइनस करना है। एंड लास्ट वन इज फिक्स डिपॉजिट, अगर आपने किया है वो, लेकिन वो 5 साल या उसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन विद द शेड्यूल बैंक। क्लियर विद दिस? क्लियर हो गया पॉइंट? लेकिन मैक्सिमम 1,50,000 का अमाउंट माइनस कर सकते हो। अभी आप बोलोगे सब लोग सब माइनस करना है मुझे, यस। अगर आपने सब कुछ यहाँ पे हुआ है, आपने LIC का प्रीमियम पे किया है, आपने कंट्रीब्यूशन भी किया है, परचेज भी कर लिया है, ट्यूशन फीस पे किया, सबका टोटल आपका जा रहा है 4 लाख। सबका टोटल LIC का टोटल लेके फिक्स डिपॉजिट तक का टिल आपका टोटल जा रहा है 4 लाख। लेकिन मैक्सिमम कितना माइनस कर सकते हो आप 80C से? 80C का लिमिट इज 1,50,000। मतलब भले आपको 4 लाख का एक्सपेंसेस आपने किया हो 80C में, हम आपको 1,50,000 के ऊपर एक भी रुपया माइनस करने नहीं देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल लो कि आपने उसके पीछे 80,000 का खर्चा किया, हाँ तो 80,000 तो 1.5 लाख से कम है ना, तो 80,000 आप माइनस कर सकते हो आपके इनकम में से। समझ में आया? तो ये फ्लैट डिडक्शन नहीं है कि आपको इतना मिलेगा ही, ये टिल है कि 1,50,000 तक, कम रहेगा तो कम माइनस करो, ज्यादा रहेगा तो इतना ही माइनस करो। क्लियर ना एवरीवन? तो नेक्स्ट डिडक्शन जाते हैं। ये मेरा फर्स्ट डिडक्शन जो था 80C, C स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन, आप बोल सकते हो कि कोई भी इंडिविजुअल जिसका हम लोग टैक्स चेक कर रहे हैं, इनकम टैक्स चेक कर रहे हैं, तो उसने कंट्रीब्यूट कहाँ कहाँ किया है, सो वो आपको यहाँ से माइनस करने मिलेगा। सो नेक्स्ट इज सेक्शन 80D। 80D स्टैंड्स फॉर, आप याद रखने के लिए इसको बोल सकते हो डिपेंडेंट। 80D इज फॉर D इज फॉर डिपेंडेंट। मतलब कोई भी SAC जो इनकम अर्न कर रहा है वो खुद किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? अभी खुद इनकम अर्न कर रहा है तो खुद के ऊपर ही डिपेंड रहेगा ना वो। समझ में आया? मतलब अगर फॉर एग्जांपल से मैं मेरा इनकम अर्न कर रही हूँ तो मैं मेरे इनकम पे ही डिपेंड हूँ, मतलब मैंने जितना पैसा अर्न किया होगा वो मेरे खर्चे के लिए काम आएगा। सो वो मैं खुद के ऊपर डिपेंड हूँ, मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। सो D स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंट, ठीक है। सो यहाँ पे कौन किसके ऊपर क्या क्या डिपेंडेंट है, यहाँ पे बताया मेडिकल इंश्योरेंस। मतलब 80D है वो है मेडिकल इंश्योरेंस, 80C जो था वो नॉर्मल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए था, एंड 80D जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस है। मतलब अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया रहेगा तो अभी यहाँ पे 3 चीजें हैं, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर प्रिवेंटिव चेकअप्स। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो। मेडिकल का कुछ खर्चा किया आपने, दवाई ववाई लाया, कुछ खर्चा किया, तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, लोग बोलते हैं कि नहीं मैं हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं निकालता हूँ, इंश्योरेंस नहीं निकालना है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने निकाला रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि मेडिकल एक्सपेंसेस अगर आपने किया है, दवाई वगैरह लिया, अभी आप बोलते हो नहीं मेरे को इंश्योरेंस नहीं निकालना है, दवाई नहीं लेना है, तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मल लोग चेकअप कराते हैं, पता है आपको 3-3 महीने में एक बार, या घर वालों का हम लोग चेकअप कराते हैं, कुछ हुआ तो नहीं है चेक कर लेते हैं। तो 3, अभी तो आजकल कोई नहीं जाएगा क्योंकि चेकअप कराने जाओगे तो आपको कोरोना बोल के बोल देगा कोरोना है करके, तो चेकअप कराने अभी नहीं जाने का। तो नॉर्मली यहाँ पे जो प्रिवेंटिव चेकअप है, नॉर्मल कुछ हुआ रहेगा तो हम लोग 3-3 महीने में, एक हफ्ते में या एक महीने में चेकअप कराते हैं कि कुछ हो तो नहीं गया, तो उसका अलग से आपको यहाँ पे बेनिफिट दिया है, क्योंकि नॉर्मली हर कोई तो नहीं निकाल रहा है मेडिकल इंश्योरेंस, निकाल रहा है तो अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना आपको डिडक्शन मिलेगा अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस निकाला है, सो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, और आपने किसका निकाला है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये चार्ट है उसका, ये लेटेस्ट चार्ट है डिडक्शन जो आपको मिल रहा है 80D का। D मतलब डिपेंडेंट बोल सकते हो आप उसको, कि आप खुद के ऊपर डिपेंड हो। यहाँ पे बताया है कि अगर आपने सेल्फ एंड फैमिली का अगर आपने निकाला है, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस निकाला है, पॉलिसी लिया है, वो भी सेल्फ एंड फैमिली, सेल्फ एंड फैमिली में कौन कौन आएगा, सेल्फ एंड फैमिली में कौन कौन आएगा, आप खुद आओगे, अगर आप आओगे, आपका स्पाउस जो है वो, एंड आपके डिपेंडेंट बच्चे लोग, ये आपका फैमिली है। मैं आपके पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी फैमिली की बात कर रही हूँ। आप और आपकी फैमिली की बात चल रही है यहाँ पे। अगर आपने और आपकी फैमिली मतलब यही जो मैंने आपको बताया, स्पाउस हो सकता है या फिर डिपेंडेंट बच्चे लोग हो सकते हैं। अगर आपने वो लोग बिलो 60 ईयर्स ना, लेकिन अगर वो लोग के लिए आपने मेडिकल इंश्योरेंस निकाला है
सो यहाँ पे आपको 25,000 तक का एग्जामेशन मिल सकता है, डिडक्शन मिल सकता है, सॉरी 25,000 का आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकती हो। फिर नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स है। अगर आपने कुछ चेकअप्स वगैरह कराया है, जैसे आपको बताया कि नॉर्मली लोग प्रिवेंटिव चेकअप्स करा लेते हैं कि कुछ हो तो नहीं गया है, चेकअप करा लो। सो यहाँ पे आपको 5,000 तक का बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आपको टोटल डिडक्शन जो मिलेगा दैट इज 25,000। सो आप 25,000 तक का डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर अभी आप बोल रहे हो कि हाँ मैंने मेरी फैमिली के लिए भी निकाला है और मेरे पेरेंट्स के लिए भी निकाला हुआ है। तो आपने जब आपकी फैमिली के लिए निकाला है तो वो तो हम लोग आपको 25,000 वो लोग का देंगे ही। अपने पेरेंट्स के लिए अगर निकाला होगा तो 25 आपको अलग से मिलेगा। और प्रिवेंटिव चेकअप का 5,000 तो आपको मिलने वाला ही है, तो वो मैं आपको कंसिडर अलग से नहीं बता रही, वो आपको मिलेगा ही, फ्लैट है वो तो। फिर नेक्स्ट जो है सेल्फ, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने खुद का निकाला रहेगा और पेरेंट्स का निकाला रहेगा, लेकिन पेरेंट्स भी आपके बिलो 60 ईयर्स होने चाहिए, तो दोनों का 25 मिलेगा। तो टोटल डिडक्शन आपको कितना मिला, 50,000। लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं और मेरा जो फैमिली है वो उसके लिए पॉलिसी निकाला है और वो लोग 60 ईयर्स से कम है, सो उसका आपको 25,000 मिल जाएगा। लेकिन आपका जो आपके जो पेरेंट्स है वो अबाव 60 है, तो जब अबाव 60 है ना तो उन लोग को हम लोग 50,000 का डिडक्शन देते हैं। सो टोटल डिडक्शन कितना हो गया, आपका 25, आपकी फैमिली का 50। सो टोटल डिडक्शन जो हो गया दैट इज 75,000। क्लियर हुआ ये पॉइंट? मतलब जैसे कि आपने आपकी फैमिली का निकाला और फिर पेरेंट्स का भी निकाला, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी पेरेंट्स जो है वो बिलो 60 है या अबाव 60 है। बिकॉज बिलो 60 रहेंगे तो 25 उनका भी सेपरेटली दिया जाएगा, एंड अबाव 60 है तो 50,000 हम लोग देंगे। फिर आप बोल रहे हो कि नहीं हम दोनों अबाव 60 है और दोनों सीनियर सिटीजन है, मतलब खुद की फैमिली भी और पेरेंट्स भी दोनों 60 है, तो 50-50 दोनों ले लो ना। 50,000 आपकी फैमिली को दे दो, 50,000 पेरेंट्स को दे दो। तो टोटल 1 लाख का आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकती हो। समझ में आया? प्रिवेंटिव चेकअप का तो 5,000 हम लोग वैसे भी दे ही रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा पहले। सी ये ऑप्शन, इतने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको कोई भी एक का डिडक्शन लेना है। समझ में आया? मतलब ये अगर आपने, मतलब अगर जैसे कि अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है, तो ये नॉर्मली क्या होगा, हेल्थ चेकअप वगैरह करा रहे हो आप, गवर्नमेंट वगैरह करा रहे हो तो ठीक है चलेगा, नॉर्मल है वो तो। लेकिन अगर आप ज़्यादा करा मतलब कि और से करा रहे हो तो यहाँ पे जनरल 25,000 का तो डिडक्शन हम लोग दे ही रहे हैं सेल्फ एंड फैमिली के लिए। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये चारों पॉइंट तो हम लोग ने अभी तक 2 डिडक्शंस देखे हैं। एटीसी का डिडक्शंस देखा एंड एटी का डिडक्शन देखा। एटीसी इज फॉर कंट्रीब्यूशन जो हम लोग ने देखा। नेक्स्ट इज एटी डी, डी इज फॉर डिपेंडेंट आप बोल सकते हो, उसका भी अलग अलग है। अगर आपने आपकी फैमिली के लिए अगर मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है सो 25,000 तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। प्रिवेंटिव चेकअप वगैरह कराया है तो 5,000 तो वो हम लोग देने वाले ही हैं। सो आप अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हो, आपके पास 4 ऑप्शन है कि आपने किसका कैसे कैलकुलेट, मतलब किसका कैसे आपने निकाला है प्रीमियम, तो उसके हिसाब से आप डिडक्शन ले सकते हो। तो ये आपको कब चेक करना है, डिडक्शन के टाइम पे चेक करना है कितना अमाउंट आपको देना है। ये सब फ्लैट डिडक्शन नहीं है, मैक्सिमम इतना दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल से आपने खर्चा किया 17,000 रुपया, पेरेंट्स के पीछे आपने 17,000 रुपये का पॉलिसी का पे किया, तो मैक्सिमम यहाँ पे 25,000 है ना पेरेंट्स के लिए, तो उसमें से 17,000 आप माइनस कर सकते हो। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? ओके, सो नेक्स्ट इज 80 डबल डी। अभी हम लोग ने जो देखा वो 80 डी था, नेक्स्ट इज 80 डबल डी। सो डी स्टैंड फॉर हमारा क्या था, डी डिपेंडेंट बोला था मैंने आपको। सो डबल डी इज डबल डिपेंडेंट। सी खुद की सैलरी पे खुद तो डिपेंड है ही हम लोग, और भी अगर कोई डिपेंड है आपकी सैलरी के ऊपर तो उसको डबल डिपेंडेंट बोलते हैं। कौन डिपेंड हो सकता है, आप इमेज चेक यहाँ पे देख सकते हो इमेज में। मतलब फॉर एग्जांपल से आपका कोई रिलेटिव्स है, उसका मेंटेनेंस आप कर रहे हो, मतलब वो हैंडीकैप है। डबल डिपेंडेंट मतलब अगर वो आपका कोई भी एसएससी के रिलेटिव्स की बात चल रही है, अगर एसएससी का रिलेटिव्स अगर यहाँ पे हैंडीकैप है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप उसका अगर मेंटेनेंस कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डिडक्शन दिया जाएगा, दैट इज 80 डबल डी, डबल डिपेंडेंट। एसएससी का कोई रिलेटिव रहेगा तो बात चल रही है 80 डबल डी की। नेक्स्ट इज 80 यू। 80 यू, यू मीन्स योर सेल्फ। अगर एसएससी खुद हैंडीकैप रहेगा तो क्या,
दो चीज मैंने आपको बताई, एक तो एसएससी का कोई रिलेटिव हैंडीकैप रहेगा और जिसका मेंटेनेंस आप कर रहे हो तो क्या करने का वो केस में, या फिर एसएससी खुद हैंडीकैप है तो वो केस में क्या करने का। सो वो केस में अगर आपने यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपका डिसेबिलिटी का परसेंटेज क्या है, अगर डिसेबिलिटी का परसेंटेज अगर आपका से दोनों का सेम है, इसके लिए मैंने एक ही स्लाइड में कवर अप किया है, दोनों का परसेंटेज सेम है, ठीक है। अगर डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है दैट इज मोर देन अगर 40% है बट लेस देन 80% रहेगा, सो फ्लैट डिडक्शन हम लोग आपको यहाँ पे देंगे, दैट इज 75,000। मतलब जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरा कोई रिलेटिव्स है, वो कोई हैंडीकैप है और उसका मेंटेनेंस मैं कर रही हूँ, मतलब उसको कुछ हो ना जाए, उसका जो भी है उसका मेडिकल इंश्योरेंस निकालना, लाइफ इंश्योरेंस निकालना, उसके पीछे मेडिकल का खर्चा, मतलब कोई भी खर्चा है वो सब खर्चा मैं कर रही हूँ। मतलब एक तो मैं मेरी सैलरी पे मैं खुद डिपेंड हूँ तो 80D हो जाएगा, बट मेरी सैलरी पे कोई और भी डिपेंडेंट है, मतलब डबल डिपेंडेंट हो गया ये तो मतलब उसका भी खर्चा मैं देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे माइनस करने मिलेगा, लेकिन मेरे को उसका डिसेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, उसका परसेंटेज क्या है, अगर वो परमानेंट डिसेबल है या थोड़ा सा डिसेबल है वो मुझे चेक करना पड़ेगा, उसका परसेंटेज क्या है डॉक्टर डिसाइड करेगा, क्योंकि वो लोग के पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होता है, तो सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि वो कितना परसेंट डिसेबल है। ये मैंने खुद देखा हुआ है, एक स्टूडेंट है मेरा जो डिसेबल है, उसका सर्टिफिकेट मैंने देखा हुआ है, इसके लिए मुझे पता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया है कि मोर देन 40% रहेगा एंड लेस देन 80% रहेगा, तो यहाँ पे आपको फ्लैट 75,000 का डिडक्शन देना है। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन 80% एंड लेस देन 100%। मतलब अगर आपका डिसेबिलिटी का 80% से ज्यादा है और 100% से कम है, मतलब ये तो आप परमानेंटली बोल सकते हो, मतलब कोई परमानेंट ब्लाइंड रहेगा या परमानेंट लाइक लैग्स वगैरह जैसा भी रहेगा, तो अगर वैसे टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग फ्लैट डिडक्शन दे रहे हैं 1,25,000 का। ये डिपेंड करता है आपके सर्टिफिकेट देखने के बाद ही हम लोग डिडक्शन देंगे, इसका ऐसे डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो वो सब आप देख के वहाँ पे लाइक दे सकते हो एस्टिमेट के हिसाब से। फ्लैट डिडक्शन देना है, अगर आपने मैं आपको बोलूँ कि उसका 75% वो डिसेबिलिटी है, मतलब फर्स्ट वाले केस में आ रहा है वो 40% से 80% के अंदर आ रहा है, तो उसके पीछे आपने मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, 1 लाख का खर्चा करो या 10,000 का खर्चा करो, हम आपको फ्लैट डिडक्शन दे रहे हैं, दैट इज 75,000, ना उससे कम देंगे ना उससे ज्यादा, ये फ्लैट डिडक्शन है। सेम केस में 1,25,000 में भी सेम है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। डबल डी दैट इज डबल डिपेंडेंट एंड 80U यू इज योर सेल्फ। क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोगों को एवरीवन? ठीक है। सो नेक्स्ट इज 80E, सेक्शन 80E। ई क्या बोल रहा है, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और एजुकेशन लोन लेने में अगर आपने कुछ इंटरेस्ट पे किया होगा, तो वो इंटरेस्ट आप यहाँ से माइनस कर सकते, मतलब इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन रहेगा तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो 80E में। कितना अमाउंट है यहाँ पे कुछ भी ऐसा रूल नहीं है, लेकिन इतना एक रूल है, इंटरेस्ट कितना भी हो आप माइनस कर सकते हो, लेकिन रूल एक है कि आपने जो एजुकेशन लोन लिया रहेगा उसके 8 ईयर्स तक अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको यहाँ से माइनस करने हम देंगे, टिल 8 ईयर्स तक का इंटरेस्ट आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। 9th ईयर का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो हम आपको माइनस करने नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल से मैंने 2015 में लोन लिया एजुकेशन लोन के लिए, हायर एजुकेशन लोन ना, 2015 में लोन लिया, मैं 2023 तक इसका इंटरेस्ट अगर पे कर रही हूँ तो माइनस कर सकती हूँ। कितने साल तक लोन लिया डिपेंड करता है, अगर मैं बोलूँ मैंने 10 साल तक का लोन लिया है तो आप इंटरेस्ट 8 साल तक का ही माइनस कर सकते हो, 2 साल का आपका ऐसे ही जाएगा। तो 80E का क्या रूल है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन है, अगर आपने जो हायर एजुकेशन लोन के लिए इंटरेस्ट पे किया है, लोन लिया है और इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, तो 8 ईयर्स तक आप उसका इंटरेस्ट पे माइनस कर सकते हो, अमाउंट कितना भी रहेगा हम आपको माइनस करने दे रहे हैं। समझ में आया ये पॉइंट, क्लियर हुआ? लेकिन ये हायर एजुकेशन होना चाहिए, हायर एजुकेशन मतलब क्या, एक्चुअली ये जो रिडक्शन चल रहा है वो 1961 से चल रहा है, और तभी का हायर एजुकेशन जो था वो अबाउट 12 था, मतलब अगर आपको आफ्टर 12th कुछ पढ़ाई करना है तो अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो, अबाउट 12th इज हायर एजुकेशन। अभी के लिए हायर एजुकेशन मतलब CS वगैरह हो जाता है हायर एजुकेशन मतलब, बट यहाँ तभी क्या था, अगर आपने 12th के बाद अगर पढ़ने के लिए लोन लिया है तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो, दैट इज 80E। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? सो इनफ फॉर द टुडे। सो हम लोग ने यहाँ पे 5 डिडक्शंस देखे, 80C का डिडक्शंस देखा, 80D का डिडक्शन देखा, C स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, D स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंट, उसके बाद हम लोग ने 80DD देखा दैट इज डबल डिपेंडेंट, 80U देखा दैट इज योर सेल्फ, वो दोनों का एक ही था,
अगर 40 से 80% है तो फ्लैट डिडक्शन देंगे, कितना भी खर्चा करो इतना ही पैसा हम लोग माइनस करने देंगे। फ्लैट डिडक्शन है 75 और 1,25,000 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। डबल डिपेंडेंट एंड 80 यू इज योर सेल्फ, ई इज एजुकेशन। सो 80 ई से आप एजुकेशन ले सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से आपको याद रखना है। सी कंट्रीब्यूशन है, डी इज डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब मेडिकल इंश्योरेंस का, अगर खुद के ऊपर डिपेंड हो आप। डबल डिपेंडेंट है मतलब आपके ऊपर किसी और का भी खर्चा है, मेंटेनेंस कर रहे हो आप किसी का। 80 ई आएगा एजुकेशन, 80 यू अगर योर सेल्फ रहेगा तो। क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोगों को? इसके बाद 2-3 डिडक्शंस और है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? सो इनफ फॉर द टुडे, थैंक यू।